जय हिंद। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का नैया पार के चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम एफएलटी स्टार्ट कर चुके हैं और हम आज एफएलटी 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि सभी एफएलटीओं का डिस्कशन हो जाए, व्याख्या हो जाए। तो जितनी हो पाएगी मैं करने का प्रयास करूंगा। प्रयास ये है कि सभी एफएलटीओं का जो व्याख्या है वो हो जाए। तो अभी पहली हो गई है, दूसरी भी डल गई है, दूसरी की एफएलटी भी हम लगातार अभी व्याख्या कर ही लेंगे। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न है एफएलटी में, तो मुझे नहीं लगता एफएलटी में इतना हो पाएगा। हमारी एफएलटी चालू हो गई है, 599 में है। इसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिल रहे हैं, उनकी भी व्याख्या करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसके अलावा एफएलटी भी मिल रही है, उनकी भी व्याख्या हम करेंगे। इसके बाद हमारा कोर्स भी चल रहा है। इस कोर्स में टेस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेबल कि आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और लेक्चर मिल जाएंगे। और लेक्चर ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आलोचनाएं भी मिलेंगी, तो सभी आलोचना सीरीज भी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मतलब सब कुछ मिल जाएगा, आपको फिर अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और या फिर हमारे नैया पार का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से एपी का बैच और या टेस्ट सीरीज दोनों में से कुछ ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से आचार शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपको वो बताना है जो आचार शुक्ल के संदर्भ में सही नहीं है, सही सही नहीं बताने हैं, जो गलत है वो बताना है। पहला पढ़िए, उन्होंने आरंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में फुटकल कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। शुक्ल के आरंभिक लेख और गंभीर चिंतन परख निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित्र नाम से खड़ी बोली हिंदी में पदानुवाद किया था। अब आपको बताना है इसमें से इनके लिए कौन सा गलत है, बताइए। आचार शुक्ल का जब मैंने निबंध पढ़ाए थे, जो हमारे सिलेबस में लगा है करुणा, तब मैंने आचार्य शुक्ल का पूरा जीवन पढ़ाया था। मैंने उनकी कविता भी पढ़ाई थी कि उन्होंने प्रारंभ में कविता लिखी है ना। कविता एक ही दो कविताएं लिखी हैं, बाकी बाद फिर एक कहानी लिखी है, और फिर वो आलोचना के क्षेत्र में आए। पदानुवाद भी किया है इन्होंने बुद्ध चरित्र का, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से इन्होंने पदानुवाद किया है, ये भी सही है। चिंतामणि भाग 1 चिंतामणि भाग 2 इन्हीं के निबंधों का संकलन है, ये भी बात है। तो इसमें से गलत कौन है? ये इनके ही निबंधों का संकलन है, ये भी हम जानते हैं। चाहे भाग 1 की बात हो या भाग 2 की बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं के निबंध हैं। सैद्धांतिक निबंध रस मीमांसा में इनके हैं, ये भी बात सही है। तो गलत क्या है इनकी? तो गलत ये है कि ये खड़ी बोली में नहीं है। ये किस बोली में है? ब्रज भाषा में है। किस में किया था इन्होंने? ब्रज भाषा में इसका पदानुवाद किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर क्या होगा? डी। इन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी। इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित है। इसके अलावा रस मीमांसा भी इन्हीं का ग्रंथ है, जिसमें इनके समीक्षा संबंधी निबंध आलोचनाएं लिखी गई। चिंतामणि में भी इनके निबंधों का संकलन है, जो गंभीर चिंतन से युक्त हैं। बुद्ध चरित्र जो है वो ब्रज भाषा में किया था, ना कि खड़ी बोली में, बस इतना ही अंतर है। ये बुद्ध चरित्र किस पुस्तक का अनुवाद किया था इन्होंने? तो लाइट ऑफ एशिया। किसका किया था? लाइट ऑफ एशिया का किया था। ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं। तो पहले का आंसर हो गया डी। दूसरा प्रश्न, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत छांटना है, गलत बताना है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित इनमें इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकंचन योग हुआ है। इनके जो गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। इनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, वही आपको बताना है। बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। हजारी प्रसाद जी के बारे में क्या गलत है इनके निबंध? अब इनका निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, देवदारू।
तो इनका कौन सा निबंध हमारे सिलेबस में लगा है? देवदारू लगा है। कौन सा है? देवदारू। एक कुटज में संकलित है 1964, कुटज में संकलित है 64 में। बताइए, अशोक के फूल से आलोक के पर्व तक इनके पूरे निबंध है 48 से 72 के बीच में। तो इनके बारे में जो गलत है वो है आपका बी, ए। निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। नहीं, विनोदमयता का अभाव नहीं है, इनके में विनोदमयता भी मिलती है, मतलब हंसी मजाक थोड़ा सा पुट मिलता है। ये गलत है, बाकी सभी सही है इनके बारे में। तो ये देख लेना, ऐसे प्रश्न बनेंगे। इस बार भी ऐसे बहुत से प्रश्न बने थे जो गलत हुए। नशा कहानी का व्यंग विषय क्या है? कथनी और करनी की विसंगति, नेताओं का दोहरा चरित्र, सत्ता का मोह, नशाखोरी की दुष्प्रवृत्ति। बताइए, नशा कहानी के बारे में जो व्यंग विषय है वो क्या है? तब तक हम नशा कहानी के बारे में देख लेते हैं। ये 1934 में प्रकाशित होती है। कब हुई? 1934 में ये प्रकाशित होती है। ये मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। किस में संकलित है? 1 में। मानसरोवर 8 भागों में निकला है। भैया जी नमस्ते। चलिए, तो मानसरोवर 8 भागों में निकला है, एक पहले भाग में संकलित है ना। अब आपको बताना है कि इसका व्यंग विषय क्या है। ये 5 परिच्छेदों में है ना। इसके मूल कैरेक्टर कौन कौन है इसके? तो वीर और ईश्वरी। ईश्वरी जो है वो जमींदार का लड़का है और वीर गरीब कलर का लड़का है। तो ये इसकी जानकारी है। तो इसका सही आंसर है कथनी और करनी की विसंगति। वीर की जो कथनी है ना, वो जमींदारों के खिलाफ बोलता रहता है कि जमींदार खून चूसने वाले होते हैं, ये गरीबों को शोषित करते हैं। तो उसकी कथनी है। करनी में उसके में अंतर होता है, वो खुद उस ऐश्वर्य में, खुद उस नशे में डूब जाता है, जो ऐश्वर्य का नशा है। तो इसका मुख्य विषय क्या है? ऐश्वर्य का नशा। ऐश्वर्य बोल सकते हो, वैभव बोल सकते हो। आपके लिए एक प्रश्न है कि इंदु पत्रिका नशा कहानी किस पत्रिका में छपी थी? आपको ये बताना है। हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला, गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। दूसरा, खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास के जीवन चरित्र चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। और अर्धनारेश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महामंडन किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास है गिरिराज किशोर का। किसका है? गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर का उपन्यास है। ठीक है। दूसरा है खंजन नयन, ये अमृतलाल नागर का है ना। ये तो हमको उसमें दिया ही गया है। अपने अपने अजनबी, ये किसका है? अग्गे जी का है ना। इसमें मृत्यु की समस्या और मृत्यु बाद से स्वतंत्र होने की समस्या को बताया गया। अर्धनारेश्वर किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। ये विष्णु प्रभाकर वही हैं जिन्होंने आवारा मसीहा लिखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। चलिए, तो चौथे में गलत कौन सा है? अब देखिए, गिरमिटिया का मतलब क्या होता है। मैं जब उपन्यास का विकास पढ़ा रहा था तो मैंने गिरमिटिया का आपको अर्थ बताया था। गिरमिटिया क्या होते? जो किसी अनुबंध के तहत काम करते हैं उनको गिरमिटिया कहते हैं। मतलब भारत से बाहर जो मजदूर किसी अनुबंध के तहत काम करने गए थे उनको गिरमिटिया कहा गया था। तो पहले गिरमिटिया कौन थे? महात्मा गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने गए थे। तो ये सही है। इसका सही आंसर होगा, जो इसमें गलत दिया गया है वो दिया गया है डी। इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया, स्त्री शोषण दिखाया गया है। स्त्री शोषण दिखाया गया।
क्या दिखाया गया इसमें? स्त्री शोषण दिखाया गया, स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं किया गया है, बस यही गलत है इसमें, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असंगत है। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत मतलब गलत है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। उसने कहा था कहानी जो है, इसके बारे में तब तक मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। ये 1915 में छपी थी। कब छपी? 1915 में, सरस्वती में, सरस्वती पत्रिका में। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। इसमें जो कहानी है वो लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम की कहानी है। तो लहना सिंह और सूबेदारनी का नाम था होरा, कि प्रेम की कहानी है इसमें, ये हमें पता हो गई। चलिए, इन्होंने कहा पहला गलत है, रचना के धरातल पर प्रवेश का व चेतना असंपर्क है, भाषा व प्रवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के रूप में हुआ है। इसमें ये बताया गया, ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया है। कैसी शैली पर लिखी गई? पूर्व दीप्ति शैली। इसको फ्लैशबैक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैशबैक शैली कहते हैं, कोई सोचता है तब। चलिए, ये हिंदी की पहली कहानी है जो फ्लैशबैक कहानी के उस पर लिखी गई है, शैली पर। तो इसका सही आंसर जो ज्योति जी ने बताया बिल्कुल सही है। धरातल के स्तर पर परिवेश व चेतना से असंपृक्त नहीं है, संपृक्त है। संपृक्त का मतलब होता है संबंधित, है ना? तो ये असंपृक्त नहीं है, संपृक्त है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। पुरस्कार कहानी, ये भी आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो कौन सा असंगत है? अब आप बताइए, तब तक पुरस्कार कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है ना? जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके कैरेक्टर कौन है? तो मधुलिका और अरुण, मधुलिका और अरुण और अरुण। और इसमें मुख्य समस्या क्या है? तो प्रेम का द्वंद्व, कर्तव्य और प्रेम के बीच द्वंद्व इसमें बताया गया। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव और देश प्रेम व प्रीतम प्रेम में द्वंद्व। बताइए। ज्योति जी कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही है। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव इसमें नहीं मिलता है। बाकी नायिका का देश के प्रति प्रेम है, नायिका का अपने प्रिय अरुण के प्रति भी प्रेम है, और अंत में देश प्रेम व प्रीतम के प्रेम में द्वंद्व होता है, और वो दोनों को चुनती है। नायक का सच बता देती है राजा को, और वापस अपने लिए भी मृत्यु दंड मांग लेती है पुरस्कार के रूप में। ये कहानी है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण ने किसका उद्धार करने के बाद तारुण विरुद्ध उद्धार करने का यश त्याग दिया था? ये कहां से आया है? तो ये बिहारी के दोहे से आया है। क्वेश्चन कहां से आया है? बिहारी के दोहों से। बिहारी श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम अब मेरा उद्धार क्यों करोगे? तुमने तो उद्धार करने की रीति तारण वृद्ध जब उद्धार किया था तभी से त्याग दी थी, तो मेरा उद्धार अब आप क्यों करने लगे? तो बिहारी के यहां से है। गीध गणिका, बारुण मतलब हाथी और अजामिल। तो इसका सही आंसर है बारुण मतलब हाथी। तो इसमें वो कथा बताई गई थी, जब हाथी को मगरमच्छ पैर दबा लेता है तब भगवान नंगे पैर दौड़कर हाथी की रक्षा करते हैं। तो इनको उद्धार करने वाला तारण वृद्ध, तारण मतलब वो तारने वाला, वृद्ध मतलब होता है हाथी, तो उसकी रक्षा की थी। लेकिन अब तो तुमने त्याग दिया, मेरी रक्षा क्यों करोगे? इसका ऐसा भाव है। इस पद में प्रयुक्त बारुण शब्द से तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप आराम से बना लोगे। बारुण शब्द का अर्थ क्या हुआ? हाथी। हम अभी पढ़ के आए हैं जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी बताइए ज्योति जी, मतलब आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आप किसका बता रहे हैं।
मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को की कौन सी रचना लिखते समय उक्त विचार आया था? बताइए। मतलब दिनकर कोई दूसरी रचना लिख रहे थे और उस समय उनको ये विचार आया था कि मुझे ऐसा लगता है मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते समय उक्त विचार आया था? ज्योति जी कह रही है 9 का सी होगा। चलिए, हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी पहले तो हम देख लेते हैं किसका है। तो ये श्याम नारायण पांडे का है। किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का है हल्दी घाटी। बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका हल्दी घाटी, वीरता से लिखा हुआ। पैसेलो की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। झांसी की रानी किसकी है? तो ये झांसी की रानी है हमारी सुभद्रा जी की। अब आप बताइए इसमें से दिनकर जी को कौन सी रचना लिखते समय ध्यान आया था? तो जिसको ये आंसर नहीं आ रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक ही रचना बची है जो दिनकर जी की है। इसमें कौन सी? कलिंग विजय। एक ही रचना है जो दिनकर जी की है, तो वही आंसर होगा, सीधी सी बात है। और रचनाएं तो दिनकर जी की है ही नहीं। आगे चलते हैं। संत साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है? कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, मतलब कौन सा सही नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनहा स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है। हजारी प्रसाद के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। दसवीं का आंसर कौन सा सही नहीं है? जो दी गई 10 में का सी। इन्हें केवल भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भजन पूजन के तो कैसे थे? विरोधी थे। ये कैसे थे? विरोधी थे। भजन पूजन के कैसे थे? विरोधी, आडंबरों के विरोधी थे, है ना कि ये भजन पूजन में मग्न रहते थे। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? क्या कहा गया? बताइए। निर्गुण परंपरा में दोहा चौपाई शैली में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें क्या कहा गया? ग्यारह का डी बता रही हैं ज्योति जी, साखी। चलिए, इसका सही आंसर है रमेनी। ये यहां पर रात छूट गया है तो मैं यहां लिख देता हूं रमेनी। इसका सही आंसर है रमेनी। रमेनी को रामायण कहते हैं, तो कबीर के द्वारा लिखी गई है, कबीरदास जी के द्वारा। इसको रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? रामायण। रामायण कहते हैं। ये काय में लिखी है? दोहे चौपाई में लिखी है। दोहे चौपाई में लिखी है रमेनी, है ना। साखी तो इनके पद हैं, इसमें साखी में क्या है? इनके पद हैं, है ना। तो रमेनी इसका सही आंसर है। इसको रामायण कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? अच्छा, आपको याद हो कि नगेंद्र, जब मैं आलोचना में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इसको याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल के यहां भी बताया था कि इसको याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि इनका जो समय है वो 1398 ईस्वी है। 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने तारीखें, जो डेट है वो काय में दी हैं? सन विक्रम संवत में दिया है। तो विक्रम संवत में बताना है आपको कि कब माना है। बताइए। बताइए क्या आंसर होगा? आकाश जी कह रहे हैं 1556 विक्रम संवत। ज्योति जी कह रही है सी। ज्योति जी और देवीदीन भैया, आप दोनों ने इसके हिसाब से गलत कर दिया है। मैंने नगेंद्र के टाइम भी बहुत रटवाया था ये चीज, और
फिर बता रहा हूं कि 1456 विक्रम संवत बताया है। अगर आप इसमें 57 ऐड करेंगे जो आप निकाल रहे थे तो 1455 ही निकलेगा ईसवी विक्रम संवत में, अगर आप 57 ऐड करेंगे तो आपने इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया होगा तो सी आंसर पे इसलिए आप जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। क्या होता है कि विक्रम संवत चैत से बदलता है, मार्च के महीने से, तो कभी कभी एक ही विक्रम संवत में 2 ईस्वी समा जाती हैं, 2 समा जाती हैं। जैसे अभी अपना मार्च अप्रैल जो चैत आया था उसमें विक्रम संवत 2082 लग गया, तो 2026 में जो जनवरी फरवरी में होगा और जो मई जून में होगा तो विक्रम संवत बदल जाएगा, लेकिन ईस्वी नहीं बदलेगी। तो ऐसा ही यहां है, आपको याद रखना है विक्रम संवत 1556 माना है इन्होंने, भले ही जन्म 1398 लिखा हो, रट लेना इसको, गलत करेंगे अगर हम 57 ऐड करने के ही तरीके से इसको सही करें तो। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है, बताइए। तेरह, इनका पहला काव्य संग्रह मिलता है उच्छ्वास 20 के लगभग। आका जी कह रहे हैं 13 का सी होगा। चलिए इसका सही आंसर है ए। आपको पता है कि युगांत जो है इनकी छायावादी रचना है, प्रगतिवाद की प्रारंभ और छायावाद के अंत की घोषणा करता है युगांत। युगांत से पहले आएंगी ये चीजें क्योंकि ये छायावादी रचनाएं हैं। युगांत तो युगवाणी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, और स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण आनंद दर्शन पर आती है। जो देखिए उच्छ्वास पहला है, फिर इसके बाद आता है इनका ग्रंथि, वीणा, पल्लव, और पल्लव के बाद आता है इनका गुंजन, और गुंजन के बाद आता है इनका युगांत। गुंजन आखिरी छायावादी रचना है। नगेंद्र कहते हैं गुंजन जो है अंतिम छायावादी रचना है, अंतिम छायावादी रचना गुंजन है, और पहली रचना उच्छ्वास है। तो इनका सही क्या हुआ, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और स्वर्णधूलि। याद करिएगा इसको। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी कथा 16 सर्गों में है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकार के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव व अद्वितीय चित्रण किया है। बताइए। आकाश कह रहे हैं कि सर ये 15 सर्गों में है, 16 सर्गों में नहीं है। तो ये कितने सर्गों में है, 15 सर्गों में है। बस यही गलत हो गया, यही ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कामायनी 1935 में प्रकाशित होती है, महाकाव्य है, महाकाव्य है, और इसे रूपक काव्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है, रूपक काव्य। क्योंकि प्रसाद खुद लिखते हैं कि अगर मनु, इड़ा और श्रद्धा का अगर कोई दूसरा अर्थ भी निकालना चाहे आध्यात्मिक स्तर पर तो निकाल सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, है ना। चलते हैं आगे। बिल्कुल ए आंसर सही है, बिल्कुल भैया। सूतल रहलू में नींद भर हो, पिया दहले जगाए, चरण कमल के अंजन हो, नैना ल्यू लगाए। उपरोक्त पद में सूतल क्या है, धरती, मायालोक, साई और रोगग्रस्त। सूतल रहलू में नींद भर, पिया दहले जगाए, चरण कमल के अंजन हो, नैना ल्यू लगाए। क्या है इसका सही आंसर। चलिए आकाश जी कह रहे हैं ए होगा। नहीं, इसका सही आंसर है मायालोक। एफएलटी में इसका आंसर गलत लग गया है मुझसे, मैंने जो आंसर की डाली थी उसमें सी हो गया है,
उसको हटा के बी कर देना, बिल्कुल देवी भैया बी आंसर है। सूतल रहलू में नींद भर हो, माया लोक में मैं नींद भर के सो रही हूं, पिया दहले जगाए, पिया मतलब परमात्मा ने मुझे जगाया है, चरण कमल के अंजन हो, जो परमात्मा है उनके चरण कमल का अंजन मतलब काजल, उनके चरण कमल की धूली मैंने अपने नैनों से लगा ली है। ये माया लोक है ना, माया लोक। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होना है। उक्त कथन किसका है? 16। उक्त कथन किसका है? डी, ज्योति जी कह रहे हैं डी, सुमित्रानंदन पंत का। ये पल्लव की भूमिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? पल्लव की भूमिका से। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसकी भूमिका इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी दी है और उसमें इन्होंने अपने काव्य संबंधी सिद्धांतों को बताया है। तो सुमित्रानंदन पंत का स्टेटमेंट है, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध होता है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन है, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होना होता है। अगला, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। उपरोक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? बताइए। श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का या आशा का? एक कामायनी से है, समझ ही गए होंगे आप। तो इसमें किसका वर्णन है आपको ये बताना है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? श्रद्धा के बारे में, चिंता के बारे में, आशा के बारे में या लज्जा के बारे में? 17। चलिए, तो ये जो आंसर है आपका, चंचल किशोर की सुंदरता की मैं करती रखवाली, ये लज्जा है। लज्जा ही रखवाली करती है सुंदरता की, तो इसका आंसर है लज्जा, है ना। चिंता को तुमने अभाव की बालिका क्या कहा है? अभाव की बालिका, माथे की लकीरों की जो ललाट है उसको बताया है, अभाव की बालिका बताया है। तो चिंता को तुमने ऐसे चीजों से संबोधित किया, बिल्कुल आकाश, लज्जा के बारे में बताया गया है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? बताइए। इसमें सही आंसर नहीं दिया गया है, आंसर जो है डी ऑप्शन इसमें है नहीं, डी ऑप्शन में सुधार देता हूं, इसमें सही आंसर होना चाहिए उस्मान। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे, तो इसमें सही आंसर नहीं था। ये क्वेश्चन गलत हो गया है आयोग की तर्ज पर, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा डालना पड़ता है कि आपको याद आ जाए कि आप आयोग की तरह एफएलटी लगा रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर उस्मान है। कुतुबन जो है वो बुढ़न के शिष्य थे, बुढ़न, है ना। और जायसी शेख मोहम्मद के शिष्य माने जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें कौन है? उस्मान आंसर है आपका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं पात्रों के साथ। तो पहला पात्र है मैना, फिर है ऋतुवर्ण, रुक्मणी और राघव चेतन। तो जो पहले आ रहा है पहले हम उसको कर लेते हैं। राघव चेतन काय के हैं? आप जानते हैं कि ये पद्मावत के हैं, तो इनके सामने 4 लिख देते हैं। राघव चेतन किस में आता है? पद्मावत में आते हैं। अब आते हैं ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण काय में आते हैं? सत्यवती कथा में आते हैं। सत्यवती कथा में सत्यवती और ऋतुपर्ण का विवाह होता है, सत्यवती की श्राप से ऋतुपर्ण कोढ़ी हो जाता है। ये पूरी कथा इसमें आपको मिलेगी। फिर इसमें है रुक्मणी। रुक्मणी किस में मिलेगी आपको? मृगावती। मैंने कहानी सुनाई है आपको मृगावती की, तो ये काय में मिलेंगी आपको? मृगावती में मिलेंगी। और मैना काय में मिलेंगी आपको? चंदायन में मिलेंगी। और इसमें तो हंस जवाहर, जवाहर इसमें वो है, सॉरी, जवाहर इसमें रानी और हंस इसमें राजा है। तो ये हो गए आपके पहले का दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। आपके सामने होगा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ये आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? ए। ये रुक्मणी वही है
जिनसे मृगावती में राजा विवाह, मतलब जो कुंवर होते हैं वो विवाह कर लेते हैं, इनको राक्षस से बचाते हैं और इनसे पहले विवाह हो जाता है। फिर ये उनकी दूसरी वाली जो प्रेम का उसको ढूंढने में मदद करते हैं। आगे, चंदायन के बारे में असत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्या असत्य है? रचना काल 1379 ईस्वी माना जाता है। भाषा ठेठ अवधी तथा लिपि फारसी है। नायक नायिका लौरिक देव और चंदायनी है। इसके नायक नायिका को केंद्र बनाकर हजारी प्रसाद ने पुनर्रवा उपन्यास लिखा था। बताइए। 20 का सी, चंदा है, चंदायनी नहीं है। बिल्कुल, इसकी नायक नायिका में लौरिक देव तो सही है, लेकिन ये चंदायनी ना होकर चंदा है। कौन है? चंदा है ये, है ना, चंदा है इसकी नायिका, इसलिए चंदायन है ये। तो सी में थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी सब सही था। 21, उन्होंने रचना नैपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया, न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? आकाश कह रहे हैं तुलसी जी के लिए है। तुलसी जी के लिए, बिल्कुल तुलसी जी के लिए हैं। ऐसी ही बातें उन्होंने घनानंद के लिए भी कही है, घनानंद के लिए भी कही है, लेकिन इस प्रकार की नहीं कही कि उनकी सी भाषा की सफाई और किस कवि में नहीं है। घनानंद के बारे में बोला है कि इनकी जैसी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, तो इनके में वो ब्रज भाषा लगा देते हैं। स्टेटमेंट ऐसा ही रहता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट तुलसीदास जी के लिए ही है। कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खाता? कौन सा कथन है जो गुप्त जी के कृतित्व से मेल नहीं खाता है? खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। उर्मिला, यशोदा, विष्णुप्रिया आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। बताइए कौन सा सही नहीं है? चलिए, आकाश जी कह रहे हैं, ज्योति जी कह रही हैं कि डी होगा सर। 5 खंडों में विभक्त नहीं है, ये 5 खंडों में नहीं है, 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। और 3 खंडों के आपको नाम भी मैंने खूब रटाए थे। एक तो अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। अब बात यह है कि आपको यहां कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। उर्मिला नाम से इन्होंने रचना लिखी नहीं है, इनकी रचना साकेत के नाम से है। उर्मिला जी पर जो रचना लिखी है वो साकेत के नाम से है, 1931 की। यशोधरा लिखा है, विष्णुप्रिया लिखा है। तो आपको बी में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, लेकिन आपको सही आंसर यहां मिल गया, ये बिल्कुल स्पष्ट मिल गया, यहां पर कंफ्यूजन होगा। तो आपको बता दूं कि साकेत का पहला नाम, साकेत का पहला नाम इन्होंने क्या रखा था? तो पहला नाम था उर्मिला उत्ताप। तो पहला नाम उर्मिला ही रखा था, पर बाद में साकेत किया गया इसका नाम। अब बात है कि उर्मिला नाम से किसने लिखा? तो उर्मिला नाम से लिखा है नवीन जी ने। किसने लिखा है? नवीन जी ने खंडकाव्य लिखा है उर्मिला के नाम से, और ये 1957 में प्रकाशित होता है। जब इनकी विष्णुप्रिया होती है तब इनका उर्मिला प्रकाशित होता है। अब इसको याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का और व्योगी हरि का। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? बाबा तुलसीदास जी की है। बाबा
तुलसीदास जी की है, आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? ये आचार्य शुक्ल के बारे में है। नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। एचपीडी, आकाश जी कह रहे हैं एचपीडी की है। आपको बता दें कि हजारी प्रसाद जी ने कभी विरोध का कथन नहीं लिखा है कि वो विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध का कथन है तो हजारी जी को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि उन्होंने विरोध का कथन कहीं नहीं लिखा, इन्होंने तो प्रशंसा की है शुक्ल जी की। ये है गणपति चंद्र गुप्त का। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। इसको याद कर लीजिएगा कि शुक्ल की दुर्बलता यह थी कि उन्होंने भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है आचार्य शुक्ल के बारे में। आगे चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति को सुमेलित कीजिए। मतलब आपको ऐसा देखना है जो सुमेलित है। पंक्ति का सुमेलित विकल्प कौन सा है? मतलब इसमें से एक सुमेलित है, बाकी गलत हैं सब। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अवतार। अब ये अनुसार है, अवतार लिखा है। अपनी अपनी रीति के कवि और कवि रीति। काव्य की रीति सीखो सुकविंसों और सो विशब्द नवोणा एवं वर्णत कवि रस रीति। तो इसमें आपको जो कवि दिख रहे हैं, क्या ये इन्हीं की पंक्ति है? तो इसमें से जो सही है वो आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति मैच खाती है उसके लिखने वाले से। बताइए। सुमेलित विकल्प देखना है आपको, गलत नहीं देखना है। सुमेलित विकल्प जो सुमेलित है। बताइए। नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। मैंने आपको अभी नगेंद्र के यहाँ ही याद करवाया था 2-4 दिन पहले की क्लासों में, चाहे नगेंद्र का पार्ट 14 नंबर का हो या 15 नंबर का हो, मैंने वहां याद करवाया था कि जहां पर बुध आ जाए, बुध मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि किसमें होती है? गणेश जी में। गणेश जी का नाम क्या है? चिंतामणि गणेश। तो इसका क्या हो जाएगा? चिंतामणि गणेश, मतलब ये चिंतामणि का है। किसका है? चिंतामणि का। तो ये तो सही नहीं है। अपनी अपनी रीति के कवि और कवि रीति, ये देव हैं। ये कौन है? देव कवि हैं। और जहां भी ये नवोड़ा आ जाए, विशब्द नवोड़ा, तो ये समझ जाना मतीराम है। कौन है ये? मतीराम है। तो अब एक ही बचा है, कौन? भिखारीदास। ये सही है। काव्य की रीति सीख्यो सुकविंसों, ये सही है भिखारीदास की, बाकी सभी गलत हैं। तो देव कवि की ऊपर वाली है, मतीराम की ये वाली है, और चिंतामणि की ऊपर वाली है। तो एक सही है, सी आंसर। आगे चलते हैं। सूर कविता सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रज रतनदास का, पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी का, विठलनाथ का और नावादास का। बताइए 26 का। सूर कविता सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, ये किसने कहा है सूरदास जी के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर की डेट वगैरह आगे पीछे हो रहा है तो आपका मनोबल थोड़ा सा डगमगा रहा है क्या? आत्मविश्वास पढ़ने में नहीं लग रहा क्या?
अरे डेटें तो आती जाती रहती हैं, पेपर तो होगा ही, तैयारी तो रखो अपनी। चलिए, तो ये कथन किसका है? नाभादास जी का है। नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा है। किस में कहा है? भक्तमाल में। तो याद रखना है कि नाभादास जी ने कहां कहा है? भक्तमाल में कहा, सूरदास जी के बारे में। नंददास का पर्याय कोश क्या है? नंददास जी का पर्याय कोश बताना है आपको। ब्रह्मंजरी, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी। 27 का सी आकाश कह रहे हैं अनेकार्थ मंजरी होगा। ब्रह्मंजरी में वियोग श्रृंगार के बारे में बताया गया, वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। रसमंजरी, ये रसमंजरी श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पर लिखा गया और नायका भेद पर लिखा गया। श्रृंगार रस और नायका भेद पर। रूप मंजरी, इसमें श्री कृष्ण और रूप मंजरी के प्रेम का वर्णन है। अब बनता अनेकार्थ मंजरी। ये क्या है? इनका पर्याय कोश है। याद रखिएगा, ये अनेकार्थ मंजरी इनका पर्याय कोश है। एक और है मान मंजरी। एक और कौन सा है? मान मंजरी। इसको भी याद रखना, ये अमर कोश की तर्ज पर लिखा गया। ये भी क्या है? तो ये भी पर्याय कोश है। इनकी दो रचनाएं पर्याय कोश में आती हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ये नगेंद्र के यहां भी पढ़ा था हमने, आचार्य शुक्ल के यहां भी पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि अब गलत नहीं होंगे अगर आपने वो क्लासें सही से पढ़ी हैं तो। आकाश जी कह रहे हैं 28 का बी। तो दृष्टिकूट पद इनके कहां मिलते हैं? तो दृष्टिकूट पद हमको मिलते हैं साहित्य लहरी में। कहां मिलते हैं? साहित्य लहरी में मिलते हैं दृष्टिकूट पद, साहित्य लहरी में मिलते हैं। याद रखना, साहित्य लहरी में। और साहित्य लहरी जो है वो इनका नायका भेद और श्रृंगार रस पर लिखा गया है, श्रृंगार रस और नायका भेद पर। रीतिकालीन ग्रंथ माना जाता है इसको। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? 29। हालांकि मैंने गलती ये कर दी कि आप लोगों को इसकी आंसर की पहले डाल दी है, अब नहीं डालूंगा। अब पहले डिस्कशन करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके बाद आंसर की डालूंगा। इसलिए दूसरे टेस्ट की मैंने नहीं डाली है संडे को आंसर की, एफएलटी की, इसी कारण से कि पर आपको यहां मजा नहीं आएगा क्योंकि आंसर पहले ही पता है आपको। तो डी आकाश जी कह रहे हैं 29 का कुम्मन दास। बिल्कुल, सबसे वरिष्ठ कौन थे? कुम्मन दास थे, इसलिए इनको ही सबसे पहले नियुक्त किया गया था। पहले नियुक्त यही थे। कौन? कुम्मन दास सबसे पहले। बिल्कुल। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? बताइए। हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी और हरिवंश लाल शर्मा। आकाश जी कह रहे हैं कि इसका बी होगा, ज्योति जी कह रही हैं सी होगा। ज्योति जी ने आंसर बदल दिया है, ए कर दिया है। चलिए, तो सही आंसर इसका ए है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो सूर साहित्य रचना लिखी गई उसमें ये वर्णन मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के यहां ए वाला वर्णन नहीं मिलता भ्रमर गीत में, याद रखिएगा। महाकवि सूरदास एक इसकी रचना है, नंदुलारे वाजपेयी की रचना है, सबसे ठीक ठिकाने की यही रचना मानी जाती है। और हरिवंशलाल वर्मा। तो हमें सबसे सही आंसर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर साहित्य में इन्होंने लिखा। इनकी पहली कृति मानी जाती है 1930 के लगभग ये लिखी गई थी। पलक पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी, भले बने हो लाल। उक्त दोहे में कौन किससे कह रहा है? मतलब ये जो बात कही गई, पलक पीक, पलन पीक अंजन अधर, तो अंजन अधर का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, वो ही आपको बताना है कि तुम्हारे जो अधर हैं मतलब ओंठ हैं उन पर काजल लगा हुआ है, आपके माथे पर महावर लगा हुआ है, भले मिले सो भली करी, आज मिले सो भली करी, बने भले हो लाल।
और पलक पीक मतलब आपके जो पलक हैं उन पर लाली लगी हुई है, जो लाली होती है वो लगी हुई है, तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, ये व्यंग कसा गया है। तो कौन ने किससे कहा? खंडता नायिका नायक से कहती है, मुग्धा नायिका नायक से कहती है, नायिका दूती से कहती है, नायिका अपनी सखी से कहती है। बताइए। ये बिहारी का दोहा है। किसका दोहा है? बिहारी जी का। बिहारी जी का दोहा है 31। चलिए, तो इसका सही आंसर है ए, खंडता नायिका अपने नायक से कहती है। अब एक खंडता नायिका कौन है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। खंडता नायिका उसको कहते हैं जिसका प्रियतम या पति किसी दूसरी नायिका से रति क्रिया करके आ रहा हो, उसको कहते हैं खंडता नायिका। उसको कहते हैं खंडता। क्या? जिसका प्रियतम या पति किसी दूसरी नायिका से, किसी दूसरी स्त्री से संबंध बना के आ रहा हो, रति क्रिया करके आ रहा हो, उसको खंडता नायिका कहते हैं। इसमें जो संकेत मिले हैं उसका मतलब यह है कि जो नायक है वो किसी दूसरी स्त्री से संबंध स्थापित करके आ रहा है। जैसे पलक पीक, मतलब उसके जो पलक हैं उस पर लिपस्टिक मतलब लाली लगी हुई है, और उसके ओंठों पर काजल लगा हुआ है, उसके माथे पर मावर लगा हुआ है, तो ये सभी निशान किसके हैं कि वो रति कर की क्रिया आ रहा है। तो खंडता नायिका नायक से कहती है। मुग्धा नायिका वो है जिसमें अभी अभी यौवन आता जा रहा है। आगे, मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणागत शरणाही आई, रामचरित मानस की उक्त चौपाई के में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। ये किसका है कथन? रामचरितमानस में। अब ऐसा ही एक कथन और है, एक और स्त्री का है, स्त्री पात्र का है। एक चौपाई में और लिख देता हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी। एक चौपाई और है ऐसी, तो अब आपको बताना है। तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, ये है माता सबरी का कथन। ये माता सबरी का है। ये किसका है? माता सबरी का। और माता सबरी के जो स्टेटमेंट हैं नवदा भक्ति है वो कहां मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमको अरण्य कांड में। कहां मिलते हैं? अरण्य कांड में। ये जो है वो माता अहिल्या का है। किसका है? माता अहिल्या का है। और बाल कांड से लिया गया है। कहां से लिया गया? बाल कांड से। आपको यहां से समझना चाहिए अपावन, माता सबरी ने अपावन कहीं नहीं कहा स्वयं को। अधम ते अधम, अधम अति नारी कहा है। कि एक तो मैं समाज में जो जातियां हैं उसमें जो तथाकथित ऊंची छोटी जाति, उसमें छोटी जाति की हूं, उसमें भी मैं नारी हूं तो और अधम हो गई। लेकिन अपावन नहीं कहा। अपावन का दोष किसको लगा था? माता अहिल्या को लगा था। तो उन्होंने कहा था जब उनकी मुक्ति की है भगवान राम ने, तब बाल कांड से है। हाँ बिल्कुल, तो याद रखिएगा। 33, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वदा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। विरोधाभास उनका प्रिय अलंकार है। तो घनानंद जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए।
घनानंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा है? सी। अभिधा शब्द शक्ति नहीं, जो भी रीति मुक्त रहे हैं उनकी विशेषता रही है लाक्षणिकता। क्या रही है? लाक्षणिकता, व्यक्तिकता, ये इनकी भाषा रही है। तो अभिधा की जगह लाक्षणिकता इनकी विशेषता है, बिल्कुल। और बाकी सही है, क्योंकि ये दरबार में रहे नहीं, दरबार से बाहर आ गए थे, फिर इन्होंने अपनी कविता लिखी। प्रेम के पीर आचार्य शुक्ल ने कहा है इनको। भाषा में लाक्षणिकता है और विरोधाभास इनका प्रिय अलंकार है। बाकी सब अच्छा है, बिल्कुल आकाश जी सही है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? प्रथम प्रकाशित कृति आकाश जी कह रहे हैं 34 का डी होगा, रंग में भंग। बिल्कुल, ये कब आई? 1919 में। ये प्रथम प्रकाशित इनकी काव्य संग्रह कृति है, मतलब एक रचना। कृति मतलब पुस्तक, है ना। इनकी पहली जो कविता है, पहली कविता वो कौन सी है? हेमंत है। कौन सी है? हेमंत इनकी पहली कविता है। और पहली रचना कौन सी है? रंग में भंग 1909 में। जयद्रथ बद भारत भारती ये बाद की है, भारत भारती 12 की है। चलिए, अगला है रीति काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये सजीव नहीं है, संयोग है, इसको सही कर लेना। संयोग श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया, तो कुछ रचनाओं में लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आकाश जी ने जवाब दे दिया, सी होगा। बिल्कुल, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों से मुक्त नहीं है, बद्ध हैं। इन्हीं में से तो लिया है इनने पूरा कंटेंट। कहां से लिया है? संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है, भामा के हो, उद्भट के हो, रुद्रट के हो, इन्हीं से तो लिया है। फिर आगे चलकर भानुदत्त की रसमंजरी आ गई, कुबलयानंद का आ गया, कुबलयानंद अप्पय दीक्षित का। मैथिली शरण गुप्त ने संस्कृत के किस कवि के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है? बताइए। भास, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, ये भास कवि जो थे संस्कृत के, उनके नाटकों का क्या किया है इन्होंने? अनुवाद किया है। पुष्प की अभिलाषा का रचना काल क्या है? 5 जुलाई 1921, 5 जुलाई 1922, 5 जुलाई 1920 और 5 जुलाई 1924। चलिए, 5 जुलाई 1922 को कहां लिखी गई थी ये? तो ये लिखी गई थी सेंट्रल जेल बिलासपुर, केंद्रीय जेल बिलासपुर में। पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना है बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक, ये वो कविता है। कैदी और कोकिल में जंजीरों को क्या कहा गया? उत्पीड़न का औजार, गहना, गुलामी का प्रतीक, कुछ नहीं। कैदी और कोयल, तो कैदी और कोकिल रचना किसकी है? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और ये कहां लिखी गई थी? तो ये जबलपुर जेल में लिखी गई थी 1930 के लगभग। बी आंसर सही है, गहना कहा गया है। क्या कहा गया है? गहना कहा गया है, ब्रिटिश सरकार का गहना कहा गया। बिल्कुल ज्योतिया का सही है। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ बहन करते हुए मुक्त लक्षणों के दायित्व के प्रति अग्रशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकी के संबंध में विराट मानव को के महत्व को स्थापित करती है। बताइए। ज्योति जी कह रही है डी होगा। बिल्कुल। नई कविता में विराट मानव नहीं है, लघु मानव है। तो नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है और लघु मानव को लाने वाला व्यक्ति कौन है? विजय नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। ये इसकी प्रतिष्ठा लघु मानव कौन लेके आया? विजय देव नारायण शाही जी लेके आए, जिन्होंने मछली घर लिखा है, साखी लिखा है और जायसी रचना लिखी है। ये वही व्यक्ति है विजय देव नारायण शाही जो लघु मानव के बहाने एक बहस, ऐसा इन्होंने एक निबंध लिखा था, वहां से लघु मानव लेके आए। तो इसका सही आंसर लघु मानव है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम विकल्प बताइए। ये ऐसा प्रश्न, अज्ञे की रचनाओं का क्रम इस बार हमारे एपी में भी आया था 2024 में। बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। बताइए। मैंने इसकी ट्रिक याद करवाई थी आपको, कैसे? दूत की चिंता बाबा ने क्षण भर में इंद्रधनुष से की। एक ट्रिक तो मैंने यही बताई थी आपको, इसको याद कर लो। भग्नदूत पहली रचना है, भग्नदूत। चिंता दूसरी रचना है, बाबरा अहेरी तीसरी रचना है, हरी घास पर क्षण भर चौथी रचना है, इंद्रधनुष रौंदे हुए पांचवी रचना है। अब देखो, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आपको दो मिल गए और कहीं मिल ही नहीं रहे। फिर अरियो करुणामय 59 का, आंगन के पार द्वार 61 का, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप ट्रिक याद कर लीजिए तो काम हो जाएगा हमारा। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 41। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। कौन सा गलत है प्रयोगवाद के संबंध में? आकाश जी कह रहे 41 का बी होगा। बिल्कुल, इन्होंने कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग नहीं माना, एक ही मानते हैं, बाकी सभी सही हैं। तो एक बार पढ़ लेना। एक क्षण विशेष का महत्व है इसमें, अस्तित्ववाद दर्शन है, अस्तित्ववाद। और अस्तित्ववाद में क्षण विशेष का महत्व होता है। ये कहते हैं कि एक क्षण में तुमने जितना जिया उसका उतना ही महत्व जितना संपूर्ण जीवन का है। तो ये सही है। इस यात्रा में अपनी केवल धार, दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती। ये आपको रचनाएं बतानी है किस किस की हैं। चलिए, इस यात्रा में अपनी केवल धार, रोज दुनिया बनती है, ये आपको बताना है। चलिए तो मैच करते हैं। इस यात्रा में, तो इस यात्रा में किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। अपनी केवल धार बड़ी फेमस है, अरुण कमल की। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनमा की। और हवाएं चुप नहीं रहती, वेणु गोपाल की। ये आपका सही क्रम होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1। एक बार और देख लीजिए।
अपनी केवल धार, अरुण कमल की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अपनी केवल, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार, ये है। इस यात्रा में लीलाधर जगूड़ी की है। लीलाधर जगूड़ी को याद करना, अच्छे कवि है। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, और हवाएं चुप नहीं रहती, वेणुगोपाल। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरिक्त है। उच्छलित आनंद के अतिरिक्त से उदित सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसकी है? आचार्य शुक्ल की, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की, नगेंद्र की और एचपीटी की। बताइए। पहले तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल आकाश हजारी प्रसाद जी का है, साहित्य के संदर्भ में दिया गया कथन है। साहित्य मनुष्य के अंतर का वह उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में समाता नहीं है, बाहर निकल जाता है। और यही साहित्य का मूल आनंद का अतिरिक्त, उच्छलित आनंद के अतिरिक्त से उदित सृष्टि ही सच्चा साहित्य होता है। तो यह हजारी प्रसाद जी का कथन है, 2-3 पेपरों में पूछा गया है। पढ़ो ब्रंची मौन वेद, जीव सोर छाड़िए, कुबेर बेर को कहे, ना यक्ष भीर मंडिये, दिनेश जाई दूर बैठ, नारद आदि संग ही, ना बोल चंद मंद बुद्ध, इंद की सभा नाही। प्रस्तुत पंक्ति में जीव शब्द का अर्थ क्या है? इसमें जो जीव आया है, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये रचना, ये जो पंक्ति है वो कहां से आई है। तो ये आई है रामचंद्रिका से। कहां से आई है? रामचंद्रिका से आई है। रामचंद्रिका में जो रावण अंगद संवाद है 16वें प्रकाश में, वहां से आई है। और ये पंक्ति कह कौन रहा है? तो ये कह रहा है, रावण कह रहे हैं इसको। रावण कह रहे हैं कि पढ़ो ब्रंची मौन वेद, जो ब्रह्मा जी हैं वो वेद का वाचन करो लेकिन मौन रहकर। जीव शोर छाड़िए, जीव जो है वो शोर मत करो, आवाज कोलाहल मत करो। तो जीव का मतलब है बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को गुरु जो ग्रह होता है उसको जीव कहते हैं। कुबेर बेर को कहे ना यक्ष वीर मंडरिये, कुबेर अपने यक्षों से कहो कि हम मंडराना बंद करें। दिनेश मतलब सूर्य से कहो कि दूर जाकर बैठ जाएं। किसके संग? नारद आदि के संग बैठो। ना बोल चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। और चंद्रमा से कहा कि चुप रहो, बोलना मत, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। तो ये रावण का कथन है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों, ज्ञान रूप सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार अगोचर है और सगुण भक्ति का आलम्बन साकार और गोचर है। दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन एक सही है, दो गलत हैं, एक गलत है, दूसरा सही है। क्या सही है इसमें आपको बताना है। आकाश जी कह रहे हैं दोनों सही हैं। बिल्कुल दोनों सही है। गुरु को तो वही महत्व प्राप्त है और निराकार अगोचर जो है वो निर्गुण का आलम्बन है और सगुण का आलम्बन साकार और गोचर है। 46 घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस ने किससे कही थी? मैंने ये नहीं पूछा है कि ये कहां दी गई है, ये किससे कही थी बताइए। लक्ष्मण से, सुग्रीव से, घन घमंड, छियालीस का ए लक्ष्मण से कही थी। आकाश जी भी 46 का ए दे रहे हैं कि लक्ष्मण से कही थी। चलिए, तो ये किससे कही थी? लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी को जब ये नीति शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे किष्किंधा कांड में, और ये माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी ये लक्ष्मण जी से कही थी। तो किष्किंधा कांड में। आगे चलते हैं।
कुरुक्षेत्र आधारित है महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर भीम संवाद पर, गीता में श्री कृष्ण के अर्जुन से संवाद पर, उर्वशी पुरुरवा संवाद पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है? ए महाभारत युद्ध के पश्चात भीम और युधिष्ठिर संवाद पर है, 1946 में लिखा गया महाकाव्य है, दूसरे विश्व युद्ध की पीठ पर लिखा गया था, युद्ध की समस्या पर लिखा गया है, युद्ध की समस्या पर। आगे चलते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसीदास व कुकुरमुत्ता, तुलसीदास व सरोज स्मृति, जागो एक बार फिर व बादल राग, सरोज स्मृति व जूही की कली। ज्योति जी कह रही हैं 48 का बी होगा, बिल्कुल। तुलसीदास 1938 और सरोज स्मृति 1935 के बीच में आती है कौन? 1936 में राम की शक्ति पूजा, RKSP, बिल्कुल बी आंसर सही है। राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं, कवि के जीवन से में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, कथन किसका है? राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं है, कवि के जीवन में संघर्ष का ही सत्य रूप में आया है, ये कथन किसका है? नगेंद्र का, चतुर्वेदी जी का, शर्मा जी का या आचार्य शुक्ल का? आकाश जी कह रहे हैं ए नगेंद्र जी होंगे। चलिए और बताइए। ज्योति जी कह रहे हैं सी हो गए। चलिए तो इसका सही आंसर है सी, रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा जी का कथन है निराला की साहित्य साधना में। लंका उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर पंक्ति में के विषय में संगत कथन बताइए। राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। राम ने विशाल सेना लेकर रावण को परास्त कर दिया, रावण ने विशाल वानर सेना की शक्ति को कुचल डाला, राम के बाण लक्ष्य पर चोट नहीं कर पाए, राम ने समस्त विश्व विजय करने में सक्षम अपने दिव्य बाणों को विफल होते देखा है। उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तार, बताइए 50 का बी। आकाश जी कह रहे हैं 50 का बी होगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम कल 50 क्वेश्चन और परसों 50 क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देनी है, बी आंसर सही है इसका, राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। आपको जानकारी देनी कि आज केवल एक ही क्लास है, आज नगेंद्र की दूसरी क्लास नहीं है। कल से दोनों क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। एक आपके डिस्कशन की व्याख्या की FLT और जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, पहले FLT कर लेते हैं दोनों। इस हफ्ते में दोनों FLT हो जाएंगी, फिर अपन टॉपिक वाइज टेस्ट पर आएंगे, फिर तीसरी FLT आ जाएगी तब तक। और नगेंद्र चल ही रहे हैं तो नगेंद्र कल से हम कंटिन्यू करेंगे, वहीं से पार्ट 17 से तो हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हम मिलते हैं अगली क्लास में कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।